तो हम यहाँ पे थे इसके अंदर हमने रेगुलेशन ऑफ में हम ये गैस्ट्रिक फैक्टर्स को बात कर चुके थे। अब हमने बात करनी है ड्यूडेनल फैक्टर्स की। ड्यूडेनल फैक्टर्स के अंदर क्या होता है कि एंटीरियो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स ये के कौन सी बेसिकली जो मैं बता रहा था ना, गैस्ट्रिक जो है वो प्रमोट करती है, क्योंकि गैस्ट्रिक के अंदर जैसे फूड आ जाएगा वो प्रमोट करेगा खाना आगे को जाए। और ड्यूडेनम में जो है वो ये कोशिश होगी कि खाना ना आए, ऐसे ही है ना, क्योंकि हर चाहेगा कि मेरे पास अभी वर्कलोड ना पड़े। ठीक है, तो ड्यूडेनल फैक्टर्स जो है वो इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से? एंटेरो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, एंटेरो कहते हैं बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन को, और गैस्ट्रिक स्टमक को कहते हैं। तो उसकी एक रिफ्लेक्स होती है जो कि प्रोवोक्ड बाय, किस चीज से प्रोवोक्ड होती है? डिस्टेंशन ऑफ ड्यूडेनम। के ड्यूडेनम के अंदर अगर खाना आ गया है, वो जो जिसको हम काइम कहते हैं, तो काइम अगर उसके अंदर आ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, वहां पे डिस्टेंशन होगी, एक जोर लगेगा, प्रेशर पड़ जाता है। इरिटेशन ऑफ ड्यूडेनल मिकोजा, अगर किसी किस्म की मिकोजा के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है ड्यूडेनल की, वहां पे कोई इरिटेशन आ जाए। एसिडिटी ऑफ ड्यूडेनल काइम। अब देखो एसिडिटी का क्या मतलब है कि अगर जो काइम आ रहा है उसके वो तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक कि वो बेसिक ना हो जाए, मतलब उसकी जो है वो कंडीशन जो है वो नॉर्मलाइज ना हो जाए। ठीक है, अब नॉर्मलाइज होने से क्या मुराद है कि वो बेसिक की तरफ, क्योंकि आगे इंजाइम्स ने रिलीज होना है। तो अगर उसकी एसिडिक कंडीशन होगी तो वो कभी भी जो है वो कोई भी इंजाइम उस पर काम नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी काइम की जो है वो एसिडिटी ज्यादा हो गई है तो पहले उसको प्रॉपरली न्यूट्रलाइज किया जाएगा, बेसिक की तरफ लेके आया जाएगा। देन जो है वो पीछे से अगला नेक्स्ट जो फूड है वो इंटर करता है। इंक्रीज ऑस्मोलैलिटी ऑफ द काइम। ठीक है, प्रोटीन एंड फैट ब्रेक डाउन प्रोडक्ट इन द काइम। ऑस्मोलैलिटी कहते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाना, और प्रोटीन और फैट जो है इसकी ब्रेकडाउन जो है, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इन काइम, जितने ज्यादा प्रोटीन और फैट होती है उसके अंदर काइम के अंदर, उतने ही ज्यादा वो टाइम लेता है। ठीक है, क्योंकि दिस थिंग नीड टू बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है वो अपर इंटेस्टाइन से रिलीज होंगे। इनमें तीन हार्मोन है, कोलिसाइटो सिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन और गैस्ट्री इनहिबिटरी इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये तीनों जो हार्मोन्स हैं ये भी इसके जो ड्यूडेनम के अंदर फूड जो कायम आना है उसको उसकी जो कमिंग को जब वो जो है ना स्लो करते हैं। तो इन शॉर्ट जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है उसको ये स्लो डाउन कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर दो एक्स्ट्रा टर्म्स है, हंगर कंट्रैक्शन और हंगर पैंग्स। ठीक है, हंगर कंट्रैक्शन क्या है कि जब एम्प्टी स्टमक होता है तो उसके अंदर क्योंकि पेरिस्टाल्टिक वेव तो चलती है, तो जब एम्प्टी स्टमक होता है एक लॉन्ग टाइम में, तो उसकी वजह से वहां पे एक इंटेंसिफाइड पेरिस्टाल्टिक वेव, एक स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक वेव चलती है, जिसकी वजह से जो है वहां पे वो जो एक आवाज सी पैदा होती है खाली पेट में। ठीक है, तो वो उसको आप कहते हैं हंगर कंट्रैक्शन, और उसी की वजह से जो पेनफुल सेंसेशन आ जाती है, ठीक है, उसे आप कहते हैं हंगर पैंग्स। यानी कि 12 से 24 घंटे के आफ्टर लास्ट मील, आप 12 से 24 घंटे अगर खाना नहीं खाया होगा तो 2 से 3 मिनट तक के लिए जो है ना वो एक पेनफुल सेंसेशन आती है विद साउंड ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक वेव। ठीक है, उसे आप कहते हैं हंगर पैंग्स। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है कि इसके अंदर द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज टू टाइप ऑफ मूवमेंट। आगे इसके अंदर दो मूवमेंट आती हैं, एक मिक्सिंग कंट्रैक्शन है जिसे सेगमेंटेशन कहते हैं, और दूसरी होगी प्रोपल्सिव मूवमेंट जिसे पेरिस्टालसिस कह रहे हैं, जो कि स्टार्ट से इनिशिएट हुई हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास मिक्सिंग कंट्रैक्शन है उसके अंदर क्या होता है कि व्हेन अ सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फिल विद द काइम, द इंटेस्टाइनल वॉल स्ट्रेचेस एंड ट्रिगर लोकलाइज्ड कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन दैट अकर एट इंटरवल गिविंग इट अ सेगमेंटेड अपीयरेंस। तो बेसिकली अगर इस तरह एक जो है वो इंटेस्टाइन की एक वॉल है, तो यहाँ पर अगर काइम का एक मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो यहाँ से भी कंट्रैक्ट कर देगी इस तरह करके और इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह करके वॉल कंट्रैक्ट कर देगी तो एक सेगमेंट वाला पोर्शन आ जाएगा। इसी तरह अगला काइम जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा और इसी तरह जो है उसके सेगमेंट बन चुके होंगे। तो सेगमेंटेड फॉर्म में जो है वो यहाँ पर एक प्रॉपर जो चीजें हैं वो मिक्सअप होती हैं, उसकी मजीद ग्राइंडिंग, मजीद जो है ना उसकी चॉपिंग होती है, ताकि उसको मजीद जो पार्टिकल अभी भी स्टिल मोटे रह गए हैं और जो अभी एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, उनको जो है वो मजीद जो है वो उनको छोटा किया जा सके। सही है, तो ये जो है इसमें ये किया जाता है। ओके, दूसरा जब इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट होती है वो होती है प्रोपल्सिव मूवमेंट। इसका काम सिंपली जैसे पहले भी ऊपर से फेरेंक्स से जो स्टार्ट हुई थी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्टिक वेव स्टार्ट होती है वही आगे चल रही है, और वो काइम को जो है वो पुश डाउन करती है टुवर्ड्स द एनल। ठीक है, टिपिकली इनिशिएटेड बाय एंट्री ऑफ काइम इनटू ड्यूडेनम एंड थ्रू द गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्स। ये गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लेक्स और दूसरा जो ड्यूडेनम के अंदर जैसे ही काइम आता है, ये दोनों चीजें सिग्नल करती हैं कि पेरिस्टाल्टिक वेव जो है वो स्टार्ट हो जाए और वो आगे फूड को पुश करती है। एक और इसके अंदर टर्म आती है पेरिस्टाल्टिक रश। रश का मतलब होता है कि तेजी से किसी चीज का जो है वो चलना।
तो पेरिस्टाल्टिक रश का क्या मतलब है कि एक स्ट्रांग और रैपिड जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, कि जो है ना वो बहुत स्ट्रांग और बहुत तेजी से जो है वो वहाँ पे वेव प्रोडक्शन हो। ये कब होता है? डायरिया के केस में। डायरिया के केस में यूजुअली बहुत स्ट्रांग पेरिस्टाल्टिक रश होता है, जिसकी वजह से फूड जो है जैसे इनटेक किया जाता है, तो काइम जो है वो उसकी रैपिड मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। और एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई रेट पे चली जाती है। जैसे ही खाया जाता है कुछ खाना, साथ ही वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप क्या कहते हैं कि ये पेरिस्टाल्टिक रश है। और ये क्यों होता है? इरिटेटिव काइम या ओवर डिस्टेंशन। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा ले तो भी डायरिया की तरफ कंडीशन चली जाती है, या कुछ ऐसा खा ले जो इरिटेट कर दे, लाइक फूड पॉइजनिंग समथिंग टाइप, ठीक है। तो उस केस में भी फिर ये डायरिया की तरफ इस तरह लेके जाता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत तेज हो जाती है, और उससे आप डायरिया कहते हैं। एक नेक्स्ट टर्म है जो यहाँ पे है, वो है माइग्रेटिंग मोटर कम्प्लेक्स। जो माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली ये एक रिदमिक पैटर्न है इन फास्टिंग स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एक रिदमिक पैटर्न से मुराद होता है कि स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एक पेरिस्टाल्टिक वेव चलती है जो कि मटेरियल को मूव करती है। लेकिन अगर जो है वो खाना नहीं खाया जा रहा, ठीक है, या फास्टिंग स्टेट चल रही है, तो उस केस में क्या होगा कि पेरिस्टाल्टिक वेव जो है वो हर 1.5 से 2 घंटे के बाद एक छोटी सी पेरिस्टाल्टिक वेव चलती है, ताकि जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हो रही होती हैं अपर जीआईटी के अंदर और डिडनम के अंदर भी सिक्रेशंस हो रही होती हैं, वो सिक्रेशन जो है वो एक जगह पे अकमलेट ना हो, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक वेव, एक वीक पेरिस्टाल्टिक वेव, स्लो पेरिस्टाल्टिक वेव जो है वो चलती है, ताकि मटेरियल जो है वो आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता करके मूव करता रहे, जो डाइजेस्टिव जितना भी सिक्रेशंस हैं, जिसमें गैस्ट्रिक सिक्रेशंस भी आ जाती हैं, डिडनल के अंदर जो है वो पैंक्रियाटिक सिक्रेशंस आ रही हैं, जितनी भी आ रही हैं, वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता मूव होती जाए, एक ही जगह जो है वो अकमलेट ना हो। तो इसे आप कहते हैं माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इस क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट होनी होती है, वो मोस्ट एब्जॉर्प्शन जो है ना वो सारी की सारी जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। मूवमेंट ऑफ मस्कुलरिस मिकोजा एंड विलाय मस्कुलरिस मिकोजा। विलाय मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इनका पर्पस क्या होता है कि ताकि जो है वो जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स की उसको मैक्सिमम किया जाए। एक अगर आपके पास इस तरह करके एक स्मूथ सरफेस है, तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स यहाँ यहाँ एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है, इस एक सरफेस पे। लेकिन अगर इसी वॉल को इस तरह करके कर दिया जाए, तो जगह उतनी घेर रहा है वो, ठीक है, लेकिन वॉल का सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। अब इन पॉइंट से तो होगा ही, इधर से भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो सकते हैं, हर पॉइंट से जब वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, विलाय जो है वो इस तरह करके स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो टेक प्लेस होती है, ठीक है। इंटेस्टाइनल कंट्रैक्शन क्रिएट फोर्ड एंड मूव देम इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। मसल फाइबर इन विलाय कंट्रैक्ट हेल्पिंग लिम्फ फ्लो फ्रीली फ्रॉम सेंट्रल लैक्टेल इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। और उसके साथ एक जो है वो लिम्फ फ्लो कर रहा होता है, जिस तरह ब्लड फ्लो करता है इसी तरह लिम्फ फ्लो करता है, ताकि न्यूट्रिएंट जो सेंट्रल लैक्टेज, आपने विलाय का स्ट्रक्चर बड़ा देखा भी है, लेकिन मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, तो इसको ये आपके सामने इधर ये ओपन अप हो जाता है अभी, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह एक विलाय है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह लंबाई के रुख रहे ये इस तरफ, ये जिस तरह ये शो हो रही है, तो ये एक इनमें से यहाँ पे उन्होंने बड़ा करके दिखाया। इसके अंदर ये सेंटर में जो है ये लैक्टेल होता है, ठीक है, और इस तरफ ये जो है ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको। अच्छा, इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि मसल फाइबर इन द विलाय कॉन्ट्रैक्ट हेल्पिंग लिम्फ फ्लो फ्रीली फ्रॉम सेंट्रल लैक्टेल टू द लिम्फेटिक सिस्टम, ताकि वहां से ब्लड फ्रीली फ्लो हो सके और न्यूट्रिएंट्स को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सके। उसके ये होता है कि जितना ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, उतने ही जो है ना वो न्यूट्रिएंट इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है। अगर ब्लड फ्लो स्लो होता है, तो न्यूट्रिएंट जाहिर सी बात सैचुरेशन हो जाएगी ब्लड के अंदर, एक न्यूट्रिएंट एक लेवल से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्लड जब तेजी से मूव करता है, तो न्यूट्रिएंट मैक्सिमम एब्जॉर्ब होते जाते हैं, फौरन से जो है ना न्यूट्रिएंट जो है वो ब्लड का पार्ट बनते जाते हैं। इलियोकेकल स्फिंक्टर, आगे जो है वो बेसिकली एक स्फिंक्टर आता है, जिसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होनी होती है। वॉल ऑफ इलियम इमीडिएटली प्रीसीडिंग इलियोकेकल वॉल हैज थिकन्ड वॉल, दिस इज कॉल्ड इलियोकेकल स्फिंक्टर। तो बेसिकली जहां पे इलियम जो है वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जो सीकल है ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। इन दोनों के दरमियान जो है वो जहां पे ये दोनों पार्ट मिलते हैं, वहां पे वॉल थिकन्ड है, ठीक है, मोटी हुई है, तो वो एक्ट लाइक अ वॉल, ठीक है, ताकि जब चीज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वो मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, तो वहां से उसका बैक फ्लो ना हो, सही है। इसका यही फंक्शन होता है कि फिकल कंटेंट जितना भी आ गया है कॉलन के अंदर जो मौजूद है, वो दोबारा पिछले स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ना आए।
रिलैक्सर्स, इसके जो रिलैक्सर हैं यानी कि इस वॉल को जो रिलैक्स करेंगे वो हो गए गैस्ट्रो एंटेरिक एंटेरिक रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन और ये जो रिफ्लेक्स होती है ये कॉज करेगी इसकी रिलैक्सेशन, और जैसे रिलैक्स होगा तो जो मटेरियल है, जो भी जो डाइजेस्टिव मटेरियल यानी कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो मटेरियल आ चुका है वो मूव कर जाएगा टूवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके कंट्रैक्टर कौन है? कंट्रैक्टर वो चीज है जो कि इसको रिस्ट्रिक्ट करेगी, इसको बाइंड करके रखेगी कि ये वॉल ना खुले। वो जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो चीज रिलैक्स कर रही है वो पहले उस वॉल से ऊपर की साइड पे, और जो चीज उसको कंट्रैक्ट करना चाह रही है वो उसकी नीचे वाली साइड से आएगी। तो कंट्रैक्ट कौन करेगा? डिस्टेंशन ऑफ सीकम एंड इरिटेंट इन द सीकम, कि अगर सीकम के अंदर कोई ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल प्रेजेंट हो तो डिस्टेंशन हो जाएगी, तब भी चीज नहीं मूव करेगी, या उसके अंदर किसी किस्म के इरिटेंट्स मौजूद हो तब भी वो जो है वो उसकी ओपनिंग नहीं होगी, और जिसकी वजह से स्लो मूवमेंट ऑफ मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहता है? द कॉलन हैज टू मेन जॉब्स। इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कॉलन, उसकी दो मेन जॉब्स हैं, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड एंड स्टोरिंग फीकल मैटर। तो दो काम है, पहला पानी और इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि मैक्सिमम चीजें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, कार्ब प्रोटीन फैट, पीछे फाइबर बचता है, पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स बचते हैं, सॉल्ट्स वगैरह जिसमें कहते हैं सोडियम है, पोटाशियम वगैरह। ठीक है, तो उन चीजों ने क्या होना होता है, यहाँ से एब्जॉर्ब होना होता है। और दूसरा ये है कि इसका काम है कि जो फीकल मैटर है, जो भी फीसिस बच गए या जो लेफ्ट आउट मटेरियल बच गया उसको स्टोर करना है। इट मूव द कंटेंट इन टू वेव, तो दो वेज के अंदर ये कंटेंट को मूव करेगा, पहला मिक्सिंग मूवमेंट और दूसरी प्रोपल्सिव मूवमेंट। द एज लाइक जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी मिक्सिंग कंट्रैक्शन है, प्रोपल्सिव मूवमेंट यहाँ पे भी मिक्सिंग एंड प्रोपल्सिव है। मिक्सिंग मूवमेंट के अंदर वही होगा कि जो है इसके पास सर्कुलर मसल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं, दोनों कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक पोर्शन में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनके कंट्रैक्ट करने की वजह से वो एरिया बारीक हो जाएगा और साथ वाला एरिया खुला हो जाएगा। और जो साथ वाला एरिया है वहां पे उसके खुला होने की वजह से वहां पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे अगर ये अब आपके पास एक लेयर है, ठीक है, तो इस ये एक फर्गुलर इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, तो ये वाला पार्ट ओपन हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पे है तो ये पार्ट कंस्ट्रिक्ट हो गया और ये ओपन हो गया, तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाने की वजह से जो है वहां पे जो मूवमेंट, जो चीजों की मिक्सिंग अप होती है वो इजी हो जाती है। ठीक है, इट हेल्प मिक्स कंटेंट, और ये कंटेंट्स जितने भी हैं उसको मिक्स करने में हेल्प आउट करता है। दूसरी होती है प्रोपल्सिव मूवमेंट। प्रोपल्सिव मूवमेंट क्या होती है? वही पेरिस्टाल्टिक वेव चल रही है जो कि अ कंस्ट्रिक्शन फॉर्म एट स्वेलन इरिटेटेड स्पॉट इन द कॉलन एंड देन 20 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द कॉलन जस्ट बिलो दिस कंस्ट्रिक्शन कंट्रैक्ट टुगेदर। क्या होता है कि एक बार कंस्ट्रिक्शन होती है, उसके बाद उससे नेक्स्ट 20 सेंटीमीटर का जितना सेक्शन होता है वो एक ही बार कंस्ट्रिक्ट करता है, फिर उससे नेक्स्ट जो 20 सेंटीमीटर का एक सेक्शन जो है वो एट अ टाइम जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, पुशिंग फिकल मटेरियल टुवर्ड द एनस। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो मटेरियल है उसको टुवर्ड्स एनस जो है वो उसको एक्सट्रीट आउट करता रहे, उसको पुश पुश करता है ताकि उसको एक्सट्रीट आउट किया जा सके। दिस प्रोसेस हेल्प मूव वेस्ट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसकी वजह से ये जो पूरा पेरिस्टाल्टिक वेव चल रही है ऊपर से नीचे तक, उसकी वजह से जो है वो एक चीजें जो है वो जो मटेरियल है वो आगे मूव करता है। स्टिमुलाई फॉर मैस मूवमेंट। मैस मूवमेंट क्या है कि इसके अंदर जितना भी मटेरियल मूव करना है उसके लिए कौन कौन से स्टिमुलाई है? गैस्ट्रोकॉलिक एंड डिडोनोकॉलिक रिफ्लेक्सेस, यानी सी बात है पीछे से जो रिफ्लेक्सेस आ रही हैं कि चीजों को आगे मूव किया जाए, ठीक है, मटेरियल आगे मूव किया जाए, वो इरिटेशन कॉलन कॉलन में अगर किसी किस्म की इरिटेशन आ जाती है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो वो एक कंडीशन है जिसके अंदर इरिटेशन होगी कॉलन के अंदर, कॉलन की इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है, उसमें भी चीजें जो वो बल्क की फॉर्म में मूव करने की कोशिश की जाती है। इंटेंस पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन, हमने फाइट एंड फ्लाइट मोड में पढ़ा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो डाइजेशन को स्लो करता है। एज के अगर किसी को अभी कोई खबर परेशानी की आए तो उसको कोई खोज खबर नहीं, ना खाने की ना डाइजेशन की। और जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो चीजों को नॉर्मलाइज करता है और डाइजेशन को ओपन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पैरासिम्पथेटिक जो है नर्वस सिस्टम है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाए तो भी मैस मूवमेंट होगा, चीजें एकदम से डाइजेशन बहुत तेज हो चुकी होगी। ओवर डिस्टेंशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ कॉलन, और अगर कॉलन जो है वो बहुत ज्यादा भर जाए तो उसकी वजह से भी जो है वो चीजें जो है वो कोशिश होगी कि मैक्सिमम जो है मैस मूवमेंट की जा सके। एनल स्फिंक्टर, आगे जहाँ से जो लेट आउट पार्ट है, जहाँ से जो है वो वेस्ट मटेरियल ने बॉडी से बाहर चले जाना है, उसके दो लॉक होते हैं, एक इनर साइड पे और एक एक्सटर्नल साइड पे। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है ये सर्कुलर मसल्स का बना होता है, स्मूथ सर्कुलर मसल स्मूथ होते हैं और इनवॉलेंट्री है, लाइक ये किसी भी पर्सन के कंट्रोल में नहीं है कि वो इनर इंटरनल जो एनल स्फिंक्टर है उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो स्टीरिएटेड मसल्स का बना होता है, वॉलेंट्री होते हैं और जो नर्व से कंट्रोल होते हैं, और एक बंदा जो है वो
जब जो एक मेच्योर पर्सन होता है वो इसको कंट्रोल कर सकता है थ्रू हिज रिफ्लेक्सेस, ठीक है। इनर एनल स्फिंक्टर को कंट्रोल नहीं करते, इसी वजह से जैसे ही वो एक फील आती है तो वो आपको जो है वो एक जो है वो एक सिग्नल मिल जाता है कि यू हैव टू डेफिकेट, ठीक है। लेकिन आप अपनी विल से जो है वो उसको डेफिकेट कर सकते हैं थ्रू, बिकॉज द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज इन द कंट्रोल। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट होता है इसका डेफिकेशन। डेफिकेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच फीसेस आर एक्सपेल्ड आर कॉल्ड डेफिकेशन। डिजायर फॉर डेफिकेशन इज नॉर्मली इनिशिएटेड व्हेन अ मैस मूवमेंट फोर्स फीसेस इनटू द रेक्टम। के जब जैसे ही जो मूवमेंट फोर्स, जितना भी मटेरियल जो बच गया वो रेक्टम में आता है। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट जस्ट बिफोर द एनस। तो जब फीसेस में आ जाती हैं तो वहां से फिर एक विल प्रोड्यूस होता है, एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है कि यू नीड टू डिफिकेट। डेफिकेट रिफ्लेक्सेस के अंदर वीक इंट्रिंसिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स। व्हेन फीसेस इंटर द रेक्टम द rectal wall stretches and signal spread through the mesenteric plexus. This trigger peristaltic wave in the descending colon, sigmoid colon, and rectum, pushing feces toward the anus and relaxes internal anal sphincter. तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे ही जो कॉलन फीसेस जो है वो इंटर कर गई उसमें रेक्टम में, तो उसने दोबारा सिग्नल किया ताकि पिछले जो पार्ट है, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन और रेक्टम, ये उसके पार्ट हैं लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन के। तो वहां पे पेरिस्टाल्टिक वेव दोबारा ट्रिगर होती है ताकि मैक्सिमम जो जितनी भी और मटेरियल जितना भी है वो एक ही बार में एकमलेट किया जा सके, कहाँ पे? रेक्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है ये रिलैक्स कर जाता है। और इफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कंट्रोल बाय विल इज रिलैक्स डेफिकेशन अकर। अगर एक्सटर्नल जो एनल स्फिंक्टर है उसको बाय विल कंट्रोल कर लिया जाए तो वो फिर डेफिकेशन हो जाती है। दूसरा इसका कंट्रोल है पैरासिम्पैथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स। व्हेन फीसेस आर इन द रेक्टम, सिग्नल्स फ्रॉम रेक्टम स्टिमुलाई एफरेंट सिग्नल व्हिच देन ट्रेवल टू सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो एक तो उसका अपना जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, जो कि डाइजेस्ट जीआईटी का अपना एक नर्वस सिस्टम होता है, एक तो उसके थ्रू कंट्रोल हो गया ना, और दूसरा जो है वो कंट्रोल होता है थ्रू सेंट्रल नर्वस, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक डेफिकेशन रिफ्लेक्स है। कौन कंट्रोल करेगा इसको? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड का एक सैक्रल सेगमेंट, एक सेगमेंट है सैक्रल सेगमेंट, ठीक है। ये जो है इसको कंट्रोल कर रहा होता है। रुक जाओ मैं आपको सैक्रल सेगमेंट दिखा दूं। ओके, तो ये देखो, ये बना हुआ है यहाँ पे सैक्रम। तो ये जो सेगमेंट होता है, ये लास्ट वाला स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट जो होता है, इसको आप क्या कहते हैं? सैक्रल सेगमेंट, ये जो जिसको टेल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट होता है ये कंट्रोल करता है इन रिफ्लेक्सेस को। एफरेंट सिग्नल पहले क्या है कि एफरेंट ए से है पहले, जो रेक्टम से जाएंगे वो रेक्टम से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो सिग्नल जाएंगे वो एफरेंट है, और जो दोबारा स्पाइनल कॉर्ड से वापस आएंगे उन्हें कहेंगे इफरेंट सिग्नल। पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस टू कॉलन रेक्टम एंड एनस कॉर्डिंग। और वो इन तीनों पार्ट्स की तरफ जब वो सिग्नल करेगी स्पाइनल कॉर्ड, और इसकी वजह से क्या होगा? इंटरनल एनस स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है। वीक इंट्रिंसिक डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस जो है वो पावरफुल हो जाती हैं ताकि मैक्सिमम मटेरियल जो वो अक्यूमुलेट किया जा सके। कॉज डीप ब्रेथ, क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस, कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल, ठीक है। डीप ब्रेथ एक, यानी कि ये जो है वो पैरासिम्पैथेटिक के आगे जो है वो फंक्शन हो गया, डीप ब्रेथ्स स्टार्ट होंगी। क्लोजर ऑफ ग्लोटिस, ग्लोटिस ऊपर से बंद हो जाएगा। कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल में कंट्रैक्शंस आएंगी, ठीक है। खिंचाव पैदा होगा, ठीक है। ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है ताकि डेफिकेशन जो है वो इजी हो सके और वो पॉसिबल हो सके। ऑल दिस इफेक्ट प्रोमोट एम्पटिंग ऑफ रेक्टम इफ एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज आल्सो रिलैक्स बाय विल डेफिकेशन अकर। ये तमाम की तमाम चीजें जो वो एम्पटिंग रेक्टम को एम्प्टी करने पे यानी कि प्रेशर पुल करती हैं। ग्लोटिस बंद हो जाएगा, डीप ब्रेथ सांस लेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर, जब डीप ब्रेथ ली जाएगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा? प्रेशर लगेगा। और थर्ड चीज होती है एब्डोमिनल मसल का कंट्रैक्ट करना, वो भी प्रेशराइज कर देंगे इस चीज को। तो रेक्टम के ऊपर एक प्रेशर पड़ चुका है जिसकी वजह से वो चीजें जो है वो एक्सक्रीट आउट होने के लिए तैयार हैं। जैसे ही जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो बाय विल जो कि कंट्रोल होना होता है, जैसे ही वो स्मूथ जो है वो रिलैक्स करते हैं या उसको बाय विल होना होता है, तो जैसे रिलैक्स करेगा तो डेफिकेशन अकर हो जाएगी। आगे जो है वो हमारा हार्मोनल कंट्रोल है, वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक ही बार कवर कर लेंगे।